नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज के इस सेशन में हम शुरुआत करने जा रहे हैं एसआई प्रीलिम्स के लिए। और एसआई प्रीलिम्स का जो कोर्स है वो आप समझने का प्रयास करेंगे, जो इसका सिलेबस है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यदि मैं आऊँ तो यहाँ पर हम इंडियन जीएस की बात करेंगे। इंडियन जीएस से बेटा आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस इंडियन जीएस में आप क्या क्या पढ़ेंगे? इस इंडियन जीएस में आप पॉलिटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ आप इसमें इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, आप इसमें साइंस पढ़ेंगे, आप इसमें करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ आप इसमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये सारे के सारे इंडियन जीएस के अंदर आएंगे। और आप देखिए इन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यदि हम करंट अफेयर्स को हटा भी दें तो 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके दिखाई दे रहे हैं। मतलब पर सब्जेक्ट लगभग ये मान करके चलिए कि 4 से 5 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। तो कोई भी जो सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं उसको 4 से 5 प्रश्नों के हिसाब से आपको तैयार करना है ऑन एन एवरेज। दूसरा, यदि मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ जीएस की, इसमें छत्तीसगढ़ जीएस आपका पूरा कवर होने वाला है। और छत्तीसगढ़ जीएस में आपके 25 यानी 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ 35 है इंडियन जीएस में और यहाँ 25 है। तीसरी, यदि मैं बात करूँ तो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है और कंप्यूटर के सब्जेक्ट से टोटल आपके 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कुल 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें कंप्यूटर में आपको ज़्यादा नहीं, एक बेसिक जानकारी होना चाहिए। जो 12th का आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड है इसके सिलेबस के अनुसार एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए यहाँ पर। इसके बाद यदि आप देखें तो रीजनिंग की हम लोग बात करते हैं। यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन दिखाई देंगे। इसी को मानसिक योग्यता कह दिया गया है, सामान्य मानसिक योग्यता, एप्टीट्यूड कह दिया गया है। यहाँ पर मैथ्स की यदि हम बात करें, मैथमेटिक्स की, प्योर मैथ्स की, यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे यहाँ से। इसके बाद हिंदी से भी आपको यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन दिखाई देंगे। और अंतिम में यदि आप देखें तो 7वें नंबर पर हम देख सकते हैं इंग्लिश को, जिससे आपको कुल 5 क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो यदि हम लोग टोटल करें बेटा यहाँ पर तो 35, यहाँ से आप देखेंगे 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। तो यहाँ पर 0 हासिल आई 2, 3 2 5, 2 7, 8 9 और 10, यानी कुल आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चंस दिखाई देंगे। और ये जो 100 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स के अंदर दिखाई देंगे, इसको आपको 120 मिनट में सॉल्व करना है। यानी आपको 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, 120 मिनट में आपको सॉल्व करना है। यानी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट और कुछ सेकंड आपको मिलेंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर हर क्वेश्चन जो होने वाला है ये 3 नंबर का होने वाला है। यानी टोटल जो आपका पेपर है वो 300 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। एसआई प्रीलिम्स का जो पेपर है 100 क्वेश्चन का है। एक क्वेश्चन में आपके 3 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसमें टोटल आपका क्या हो जाता है, 300 हो जाता है। ठीक है, और आपको टोटल 2 घंटे मिलने वाले हैं, यानी 120 मिनट मिलने वाले हैं। तो बेटा आज एसआई प्रीलिम्स के सेशन में हम जिस सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी, जिसको आप राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। राज व्यवस्था, तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी यदि हम लोग कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा संविधान एवं राज व्यवस्था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी तो एकदम बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई भी देश है या कोई भी समाज है, कोई भी समुदाय है, वो नियम कानूनों पर चलता है। बिना नियम कानूनों के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जो नियम कानून बनाए जाते हैं, जो नियम कानून को समाहित करके एक पवित्र दस्तावेज बनाया गया है, जिसके अनुसार हमारे देश का शासन और प्रशासन चलता है। तो नियमों कानूनों को समाहित किया हुआ वह पवित्र दस्तावेज जिसके अनुसार हमारे देश का शासन और प्रशासन यानी हमारे देश की राज व्यवस्था चलती है, उस पवित्र दस्तावेज को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान।
यदि आप इसको तोड़ करके देखें दो भागों में, तो सम धन विधान, तो विधि विधान यानी नियम और कानून, तो नियमों कानूनों को समाहित किया हुआ, सम यानी समाहित करना या संकलित करना, तो नियमों कानूनों को समाहित किया हुआ वह दस्तावेज जिसके अनुसार देश का शासन और प्रशासन यानी देश की राज व्यवस्था चलती है, उस पवित्र दस्तावेज को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो यहीं से एक पहला प्रश्न बनता है कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो याद रखेंगे, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछता है। ठीक, अब देखिए संविधान को बनाने के लिए हर चीज़ में हम लोग सभा बैठाते हैं। गांव के लिए ग्राम सभा, लोगों के लिए लोकसभा, राज्यों के लिए राज्यसभा, विधानों के लिए विधानसभा यानी विधायकों के लिए जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ से जैसे छत्तीसगढ़ की यदि हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 90 विधायक बैठते हैं। ठीक, तो यहाँ पर संविधान बनाने के लिए भी संविधान सभा बनती है, संविधान सभा। तो जो संविधान सभा है इसमें कुल 389 सदस्य, याद रखेंगे आप लोग, संविधान सभा में 389 सदस्य। तो यहाँ पर फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एसआई के एग्जाम को यदि हम लोग देखें तो। ठीक है, तो 389 मेंबर्स थे, 389 सदस्य थे, और उसमें 389 सदस्यों के अंदर यदि हम लोग देखें तो अलग अलग समितियां बटी हुई थी। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी प्रारूप समिति, या जिसको हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के अंदर 389 सदस्यों में से एक सदस्य थे, और 389 सदस्यों ने मिलकर के जो प्रारूप समिति, अलग अलग समितियां बटी थी, प्रारूप समिति है, झंडा समिति है, तो प्रारूप समिति के अंदर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उस समिति के अध्यक्ष थे। मतलब मेन ड्राफ्टिंग प्रारूप समिति ने की और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यदि मैं संविधान सभा की बात करता हूं तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और अंतिम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 26 नवंबर 1949। ऐसा कई लोग सोचते हैं कि ये 26 नवंबर 1949 को ये अंतिम बैठक थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से देखेंगे, यदि मैं इसको देखूं 46 लिखा हुआ है और इसको देखूं तो 49 लिखा हुआ है, मतलब लगभग ये 3 साल का समय हो रहा है। लेकिन यदि आप गौर करें तो यहाँ पर दिसंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नवंबर। यानी दिसंबर होता तो पूरा 3 साल कंप्लीट होते, तो 1 महीना कम, यानी 2 साल और 11 महीने, 2 साल और 11 महीने। यहां से यहां तक की यदि आप ड्यूरेशन निकालते हैं तो 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय आता है। 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय आता है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान को बनाने में या संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे, तो आपका आंसर होगा बेटा यहाँ पर 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो सर ये 18वां दिन कहाँ से आया? मैंने कहा ये अंतिम बैठक नहीं है, इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। अंतिम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो अंतिम बैठक आप याद रखेंगे, जो लास्ट मीटिंग हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और प्रथम जो बैठक हुई थी बेटा वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण के लिए। क्लियर हुआ? अब देखिए ये जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी लिखा हुआ है, इसको हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसको हम लोग किसके रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप देखेंगे जो CGPSC स्टेट सर्विस का है ना, स्टेट सर्विस का जो एग्जाम होता है उसका नोटिफिकेशन भी कब निकलता है? 26 नवंबर को ही निकलने वाला है, अभी आने वाला है 26 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। ठीक, तो संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन
बन करके हमारा संविधान तैयार हुआ था। और अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी के 2 दिन पहले। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ है, लागू हुआ है। तो हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। उसके 2 दिन पहले सभी मेंबर्स ने साइन किया ताकि 2 दिन बाद सुचारू रूप से लागू हो सके। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का हमको समय लगा है। ये छोटी छोटी बातों को आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से मैं अब इसके पहले टॉपिक पर पहुंच रहा हूं, संविधान के, जिसको हम लोग कहते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका। उद्देशिका क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। इंग्लिश में प्रीएम्बल कह देते हैं, प्रीएम्बल कह देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा वापस से इतिहास में चलते हैं। यदि हम लोग देखें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पहली ही बैठक थी, इसलिए पहली बैठक में स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया पहली बैठक में। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी टेम्परेरी चेयरमैन थे। सच्चे आदमी थे, इसलिए ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। यानी दूसरी जो महत्वपूर्ण बैठक है यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 को, इस दिन स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी परमानेंट चेयरमैन चुने जाते हैं। कौन? राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो पहली महत्वपूर्ण बैठक 9 दिसंबर, दूसरी महत्वपूर्ण बैठक 11 दिसंबर 1946। और अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं। और इस प्रस्ताव का नाम क्या है बेटा? इस प्रस्ताव का नाम है उद्देशिका प्रस्ताव। उद्देशिका प्रस्ताव, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन कह देते हैं। इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन और हिंदी में उद्देशिका प्रस्ताव। कि भाई संविधान सभा संविधान बनाने तो बैठी है, स्थायी अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया, स्थायी अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया। तो अब आगे हमारी क्या रणनीति है? कहने का मतलब संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है? तो ये जो उद्देशिका प्रस्ताव है, ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आते हैं और संविधान सभा इसको पास करती है 22 जनवरी 1947 को। तो याद रखेंगे कि 13 दिसंबर 1946 साल खत्म होने वाला है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को क्या किया? संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और यहीं से हमारा स्वरूप बनकर के तैयार होगा। उद्देशिका प्रस्ताव से निकल करके आएगी हमारे संविधान की उद्देशिका। तो याद रखेंगे उद्देशिका या प्रस्तावना जो है हमारी, ये उद्देशिका प्रस्ताव से निकल करके आती है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से निकल करके आती है। तो उद्देशिका से उद्देशिका और प्रस्ताव से प्रस्तावना, दोनों ही कहते हैं इसको, ठीक है। उद्देशिका से उद्देशिका और प्रस्ताव से प्रस्तावना। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ये हमारा प्रीएम्बल निकल करके यहाँ पर आता है। याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। दूसरी बात, ये तो हमारा हो गई हमारे भारत की बात, लेकिन हम लोग देखते हैं संविधान के स्रोत में। हमने जब संविधान बनाया था तो 60 से भी ज़्यादा देशों के संविधान को हम खोल करके बैठे थे और उसमें से कुछ कुछ चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को हमने ग्रहण किया है। तो यहाँ पर प्रीएम्बल को कहाँ से ग्रहण किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। यदि बेटा प्रश्न पूछता है कि प्रस्तावना का हमने विचार कहाँ से लिया, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया, थॉट ऑफ प्रीएम्बल, तो याद रखेंगे प्रस्तावना का विचार हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। एकदम सिंपल, ठीक है। प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। लेकिन यदि पूछता है प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है, थॉट पूछेगा तो अमेरिका, लैंग्वेज भाषा की यदि बात कर रहा है तो भाषा आप लोग याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है, ठीक है। तो विचार अमेरिका से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। तो संविधान के स्रोत के अंदर आप एक चीज याद रखेंगे, और कौन से प्रस्ताव के द्वारा हमारा
इसका परिवर्तित रूप हमको दिखाई देता है प्रियम्बल के रूप में या प्रस्तावना के रूप में या उद्देशिका के रूप में। उद्देशिका प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा से पारित हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रस्तावना के अंदर बेटा, ये प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि हमने विचार भी कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है, तो शुरुआत भी हमारी ऐसी होगी। संविधान, जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। याद रखिएगा, अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। पुराना लिखित संविधान कहने का मतलब कि उससे पहले कोई संविधान नहीं लिखा गया। ठीक, तो अमेरिका के संविधान की जो प्रस्तावना है वो कैसे शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ अमेरिका, वी द पीपल ऑफ अमेरिका। तो हमने विचार वहां से लिया, तो इसको हमने कैसे कॉपी किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारी प्रस्तावना जो शुरू होती है वो कैसे होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में बोलूं तो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना की शुरुआत याद रखेंगे आप लोग, हम भारत के लोग। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब ध्यान से देखेंगे एक एक शब्द, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये सारे के सारे ये नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी कहलाता है, यानी ये भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति है कि भारत की राज व्यवस्था, भारत का शासन प्रशासन कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरिन है। यानी हमारे जो भी निर्णय होंगे वो हम खुद लेंगे, हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमने मोदी सरकार को चुना है, चाहे वो अंदर के डिसीजन हो, आंतरिक निर्णय हो, चाहे बाहर के डिसीजन हो, एक्सटर्नल मैटर्स हो, ये आंतरिक और बाह्य सारे निर्णय हमारी चुनी गई जनता के द्वारा चुनी गई, हम लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार ही लेगी। ठीक, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, ठीक है, ब्रिटिश पूंजीवादी थे, हम लोग समाजवादी हैं, यानी भारत की सरकार किसके लिए काम करेगी, समाज कल्याण के लिए काम करेगी। इसलिए आप देखेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो डीपीएसपी हैं हमारे, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करते हैं, ये एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो कल्याणकारी राज्य, तो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ऐसे निर्देश जो राज्य को यानी सरकार को नीति निर्माण में यानी पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो राज्य या सरकार ऐसे ही नियम बनाएंगी जो समाज के लिए क्या होंगे, कल्याणकारी होंगे, तो समाजवादी। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष को हम लोग कहते हैं सेक्युलर। तो याद रखेंगे कई किताबों में धर्मनिरपेक्ष लिखा रहता है, कई बार क्वेश्चन में पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष को एक जैसा मान लेता है, लेकिन हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत में कोई एक धर्म नहीं है, भारत में विविध धर्म है, और भारत में जब विविध धर्म है तो सभी को सभी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो राज्य है वो किसी भी एक धर्म को विशेष संरक्षण नहीं देगी। कहने का मतलब समझिएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो सरकार का ये दायित्व होना चाहिए कि सभी धर्मों को समान संरक्षण दे। ये नहीं कि एक हिंदू धर्म को बढ़ावा दे या मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दे या सिख धर्म को बढ़ावा दे या ईसाई धर्म को बढ़ावा दे, क्योंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी के साथ साथ बहुत सारे माइनॉरिटीज़ भी रहती हैं, उन सब का ख्याल रखते हुए पंथ निरपेक्ष यानी स्टेट सबके साथ समान व्यवहार करेगा, सरकार सबके साथ समान व्यवहार करेगी, सेक्युलर स्टेट है हम लोग। ठीक है, लोकतंत्रात्मक राज्य की हम लोग बात करें, डेमोक्रेटिक, मतलब हमारे यहाँ जो सरकार है वो लोगों के द्वारा सीधे सीधे चुनी जाती है। और गणराज्य का मतलब यहाँ पर दो है। सबसे बड़ी बात है गणराज्य का मतलब कि जो हमारा अध्यक्ष है, जो राष्ट्र का अध्यक्ष है यानी राष्ट्रपति, है ना, गणराज्य का मतलब है जो राष्ट्र का अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, ये क्या होता है, निर्वाचित होता है, इलेक्ट होता है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग एक कैसे राज्य हैं, गणराज्य हैं, यानी हम लोग रिपब्लिक हैं। हम लोग क्या हैं, रिपब्लिक। अभी अभी अमेरिका के इलेक्शन संपन्न हुए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या बने, वापस से राष्ट्रपति बने। पहले भी बने थे, उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, आज तक के रिपीट करने वाला कोई नहीं था कि 131 साल
बाद ऐसा मौका आया कि एक बार जीत के फिर हार के फिर दोबारा जीते हैं, तो वो भी, अमेरिका भी रिपब्लिक है, ठीक है, और हम सबसे बड़े रिपब्लिक हैं। सबसे पुराना उनका लिखित संविधान है और हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आप लोग याद रखेंगे, जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जहां अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, हमारे संविधान में जो मूल संविधान है हमारा, उसमें 395 अनुच्छेद है बेटा, याद रखेंगे, जिनको 22 भागों में बांटा गया है। 22 पार्ट्स में बांटा गया है, 22 भागों में बांटा गया है। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये भारत की प्रकृति है, आपको याद रखना है। ठीक, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई यहाँ पर कि ये भारत की प्रकृति है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखना शुरू करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो न्याय कितने प्रकार के दे रहे हैं? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो देखेंगे आप लोग, जो स्वतंत्रता है ना, जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो याद रखेंगे, यहाँ धर्म के लिए रिलीजन शब्द का यूज नहीं हुआ है, धर्म के लिए फेथ शब्द का यूज हुआ है। ठीक है, तो न्याय, स्वतंत्रता, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो 2 प्रकार की समानता हो गई। ठीक है, और चौथी है बंधुता। तो बंधुता तो हमारी एक है, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम लोग एक हैं। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारी एक है। तो देखिए, ये हमारी प्रस्तावना के उद्देश्य हैं, तभी तो इसको उद्देशिका कहा जाता है। यही हमारी प्रस्तावना के उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि न्याय देना, नागरिकों को न्याय देना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की यहाँ पर आपको स्वतंत्रता दी जा रही है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी सबको अवसर की समानता है। ठीक है, तो 2 प्रकार की आपको समानता दी जा रही है। और बंधुता कैसी हमारी एक है, फ्रेटर्निटी। ठीक है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक, तो उद्देश्य में क्या क्या आएगा आपका? जस्टिस पहला, दूसरा फ्रीडम, तीसरा इक्वालिटी और चौथा फ्रेटर्निटी। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये उद्देश्य हैं प्रस्तावना के, इसलिए इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? एक बार मैं आपके सामने फिर से पढ़ दे रहा हूं, तो आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगी। हम भारत के लोग, प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, कहा है ना, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर, ध्यान से देखेंगे, दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित करते हैं। तो 3 चीजें लिखी हुई हैं। अंगीकृत यानी अंग से लगाना, अधिनियमित यानी नियमों के अनुसार इसको अधिनियमित करना, कानूनी स्वरूप देना, और आत्मा में बसाना यानी आत्मार्पित करना। इसलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो याद रखेंगे, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है और संविधान की आत्मा कौन है? प्रस्तावना है। ठीक है, इसको हमने 26 नवंबर 1949 को
में लिखा है प्रस्तावना के अंदर कि इस दिन हमने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया, यानी इस दिन संविधान बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। इसलिए इसको हम लोग किसके रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ क्लियर हुआ? ठीक। अब देखिए इसमें से और क्या प्रश्न आ सकते हैं। देखिए जब 26 नवंबर 1949 की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस समय हमारा संविधान बन करके तैयार होता है, इसके बाद आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जिसको हम लोग बोलते हैं गोपालन केस। ठीक है, ये गोपालन केस आया, बस सुनते जाएंगे आराम से। गोपालन केस आया 1950 में। इसके बाद एक केस आया बेरूबारी केस, बेरूबारी केस। ठीक है, ये आया आपका 1960 में। और फिर आया एक गोलकनाथ केस। ठीक, गोलकनाथ केस ये आया आपका 1967 में। यदि मैं डेट की बात करूं तो इसको डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 27 फरवरी 1967। ये जो 3 केस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक, इसके बाद मैं 3 केस और बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करना है। प्रश्न ये उठा कि प्रस्तावना तो आपने लिख दी, लेकिन प्रस्तावना वैसे ही है जैसे आप कोई किताब खोलते हैं तो सामने में प्रस्तावना रहती है, उसके बाद आपका इंडेक्स रहता है। तो लोग प्रस्तावना को नहीं पढ़ते हैं, इंडेक्स से पढ़ना शुरू करते हैं। तो सिलेबस में प्रस्तावना है या नहीं, ऐसा सुनने में आता है कि भाई किसी किताब में सामने प्रस्तावना दी हुई है तो उसको सिलेबस का भाग नहीं माना जाता। लेकिन संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या वो संविधान का भाग है या नहीं, इस पर चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्योंकि देखिए संविधान में कोई भी चीज रहेगी या नहीं रहेगी, यानी संविधान को परिभाषित करना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटी की भाषा में संविधान का निर्वचन करना, टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेट, तो संविधान के निर्वचन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय को है, और यह अधिकार भी संविधान ने ही दिया है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो यहां पर कि भाई प्रस्तावना के अंदर आप देखें कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो सबसे पहला जो केस आता है वो कौन सा केस आता है, गोपालन केस। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। दूसरा केस आता है बेरूबारी केस। बेरूबारी केस में भी फिर से सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। तीसरा केस है गोलकनाथ केस। मैंने आपको इसकी डेट भी बताई बेटा, इसलिए बताई, इसमें भी कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज कही गई जिसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो याद रखिए संविधान को एक पवित्र दस्तावेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये कौन से केस में कहा गया, गोलकनाथ केस में कहा गया। तो कई बार क्वेश्चन आता है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कौन से केस में कहा गया है, आप याद रखेंगे गोलकनाथ केस। ठीक है, तो गोलकनाथ केस उस समय का सबसे बड़ा केस था। इसमें टोटल 11 जजों की बेंच बैठी थी। मैक्सिमम जो बेंच बैठती है आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो बेंच बैठती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बैठती है, वो ज्यादातर 9 जजों की बेंच बैठती है, मैक्सिमम हुआ तो। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, 11 जजों की बेंच बैठी थी। इसमें भी कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये 3 केसेस में आप देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहां से आता है मैं आपको बता दूं, तो क्वेश्चन पूछता है यहां से। ये बेसिकली बेरूबारी केस से क्वेश्चन पूछता है ना, एसआई के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि कौन से केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो बेरूबारी केस। यदि गाहे बेगाहे गोपालन पूछ ले या गोलकनाथ पूछ ले तो आपको यहां पर भी पता होना चाहिए कि इनमें भी प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है बेटा वो ये आता है, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है किस केस में। तो किस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है, तो याद रखेंगे वो केस है, वो ऐतिहासिक केस है केशवानंद भारती केस। याद रखेंगे केशवानंद भारती केस 1973। वो ऐतिहासिक केस जो जिसका रिजल्ट आया था 24 अप्रैल 1973 को। इसकी डेट याद रखेंगे 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती, वो ऐतिहासिक केस। और इस ऐतिहासिक केस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेरूबारी में कहा गया नहीं है, केशवानंद भारती केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना को संविधान का भाग पहली बार किस केस में माना गया, याद रखेंगे केशवानंद भारती केस। याद रखेंगे केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब देखिए संविधान मैंने आपको बताया क्या था, संविधान यानी संविधान विधान, नियमों कानूनों को समाहित किया हुआ दस्तावेज। समय के हिसाब से नियम कानून बदलते हैं और इन्हीं नियम कानून के बदलने को हम कहते हैं संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब साबित हो गया भैया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो जैसे संविधान के किसी भी भाग को संशोधित किया जा सकता है, वैसे ही प्रस्तावना को भी क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। तो याद रखेंगे प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में बेटा सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, जो हुआ है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। ये मैं क्या लिख रहा हूं, CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से 3 शब्द जुड़े। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ करके बताई थी। ये 3 शब्द बेटा पहले नहीं थे। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द बाद में जुड़े हैं संविधान की प्रस्तावना में, याद रखेंगे आप लोग। सोशलिस्ट ये वर्ड पहले नहीं था, सेक्युलर ये वर्ड पहले संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, अखंडता इंटीग्रिटी ये वर्ड पहले संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। यानी 26 नवंबर 1949 से जिस दिन हमारा संविधान बना तब से लेकर के 1976 तक संविधान की प्रस्तावना कुछ ऐसी साउंड करती थी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष नहीं आएगा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष क्या आएगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। वैसे ही अखंडता शब्द नहीं आएगा। तो ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पहले हम समाजवादी नहीं थे, कि पहले हम समाज कल्याण के लिए काम नहीं करते थे, पहले हम पंथ निरपेक्ष नहीं थे, पहले हम अखंड नहीं थे, सब थे, बस उसको शामिल नहीं किया गया था। इसको प्रॉपर तरीके से 3 वर्ड्स को क्या किया गया, शामिल किया गया इंदिरा गांधी सरकार के दौरान। तो याद रखेंगे केशवानंद भारती केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, और इसी समय ये 3 शब्दों को शामिल किया गया किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो याद रखेंगे संविधान की जो प्रस्तावना है उसका संशोधन केवल एक बार हुआ है, जिसमें कितने वर्ड्स जोड़े गए हैं, 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए प्रस्तावना में जो संशोधन हो रहा है, प्रस्तावना में जो संशोधन हो रहा है, तो एक प्रश्न और आता है कि क्या प्रस्तावना वाद योग्य है, वाद योग्य है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल, कि इसके आधार पर क्या सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है। तो याद रखेंगे प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, जब यह डिसाइड नहीं हुआ था तब तो प्रस्तावना संविधान का भाग थी ही नहीं। जब प्रस्तावना संविधान का भाग अब बन चुकी है केशवानंद भारती केस के द्वारा, केशवानंद भारती केस 1973 में कह दिया गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो आपको यहां पर याद रखना है कि प्रस्तावना भले ही संविधान का भाग है, लेकिन प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो संविधान के बाकी उपबंध हैं, जो संविधान के बाकी उपबंध हैं, यानी जो 22 भाग हैं, उनके ऊपर ये ओवरराइड नहीं कर सकती। कहने का मतलब इसके ऊपर वो आक्षेप नहीं कर सकती। तो प्रस्तावना आप याद रखेंगे वाद योग्य नहीं है, और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों के ऊपर ये किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं कर सकती, यानी उसको ओवरराइड नहीं कर सकती। उनकी इंपॉर्टेंस अपनी बनी रहेगी। प्रस्तावना एक पवित्र घोषणा की तरह है, ये वाद योग्य नहीं है। हाँ, इसमें संशोधन होता है और इसमें संविधान की आत्मा बसती है। तो आशा करता हूं कि आपको आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया वो बहुत बढ़िया तरीके से, एक बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग जल्द ही मिलते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।